आज हमारे हाथ जो सामग्री लगी है वो बाल विकास और मनोविज्ञान की दुनिया से है। ये कुछ नोट्स हैं जो उस पुरानी और कह सकते हैं उलझी हुई पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो हैं वो क्यों हैं। बिल्कुल। मतलब हमारे अंदर का कौन, वो हमारे जीन से तय होता है या फिर उस दुनिया से जिसमें हम पलते बढ़ते हैं। नेचर बनाम नर्चर की क्लासिक बहस। हाँ, तो इस बातचीत का मकसद इसी रिश्ते को समझना है। वंशानुक्रम यानी जो हमें विरासत में मिला है, और पर्यावरण यानी जो हमें दुनिया ने दिया है, इन दोनों की हमारे विकास में क्या भूमिका है और वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम कहते हैं वंशानुक्रम या हेरिडिटी, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब उन सभी जैविक गुणों से है जो हमें हमारे माता पिता और उनके भी माता पिता से मिलते हैं। अच्छा। ये वो विरासत है जो जीन्स के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती है। वुडवर्ड जैसे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इसे एक जैविक प्रक्रिया कहते हैं, और इसकी खास बात यह है कि ये गुण जन्म से ही तय होते हैं। जन्म से ही? हाँ, जैसे हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का टेक्सचर कैसा होगा, हमारी संभावित लंबाई कितनी हो सकती है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। मतलब ये वो कच्चा माल है। बिल्कुल, ये वो कच्चा माल है, वो नींव है जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो ये वो शुरुआती ताश के पत्ते हैं जो हमें जन्म के समय मिल जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब ये जानकारी एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचती कैसे है? हाँ। नोट्स में जीन्स और क्रोमोसोम का जिक्र है, जो मुझे तो स्कूल की बायोलॉजी क्लास की याद दिला रहा है। हाँ, और वो याद ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर की हर कोशिका, उसके केंद्र में एक कंट्रोल रूम होता है, न्यूक्लियस। इसी कंट्रोल रूम में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। इंसानों में ये 23 के जोड़ों में होते हैं। 23 जोड़े यानी कुल 46? हाँ, कुल 46। आधे माँ से आते हैं, आधे पिता से। और इन क्रोमोसोम पर मोतियों की तरह जो चीजें पिरोई होती हैं वो हैं जीन्स। अच्छा। यही जीन्स हमारी विरासत की सबसे छोटी और सबसे कह सकते हैं ताकतवर इकाई हैं। ये डीएनए से बने होते हैं, जिसे जीवन का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। बिल्कुल, यही ब्लूप्रिंट तय करता है कि शरीर कैसे बनेगा और कैसे काम करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो हमारे जीन्स में लिखा है और जो हम असल में बाहर से दिखते हैं, वो दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। हाँ, ये तो कमाल की बात है। नोट्स में इसे ही जीनोटाइप और फिनोटाइप कहा गया है ना? ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। बिल्कुल, और ये इस पूरी बहस का, मैं कहूंगा, सबसे अहम हिस्सा है। जीनोटाइप हमारी आनुवांशिक बनावट है, मतलब हमारे डीएनए में छिपा हुआ कोड, हमारी क्षमता। हाँ, हमारी क्षमता। और फिनोटाइप वो है जो असल में जाहिर होता है, हमारे गुण, हमारा व्यवहार, हमारा शरीर। और ये फिनोटाइप ये सिर्फ जीन्स का नतीजा नहीं होता। अच्छा। वो जीनोटाइप और पर्यावरण के बीच की बातचीत का नतीजा है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए एक बच्चे के जीन्स में, यानी उसके जीनोटाइप में, एक बेहतरीन एथलीट बनने की क्षमता है। उसके मसल्स तेजी से बन सकते हैं, उसका स्टैमिना जबरदस्त हो सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा एक ऐसे माहौल में बड़ा हो जहां उसे कभी खेलने का मौका ही न मिले, उसे अच्छा खाना न मिले, कोई ट्रेनिंग न मिले, तो क्या होगा? वो क्षमता कभी बाहर आएगी ही नहीं। उसका फिनोटाइप एक साधारण इंसान का होगा, एथलीट का नहीं। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसे टैलेंट कहते हैं वो असल में सिर्फ एक जेनेटिक लॉटरी नहीं है। नहीं है, वो एक संभावना है जो सही माहौल मिलने पर ही हकीकत बनती है। दुनिया में न जाने कितने सचिन तेंदुलकर होंगे जो कभी बल्ला ही नहीं पकड़ पाए। सही बात है। और कितने ए.आर. रहमान होंगे जिन्हें कभी कोई साज नहीं मिला। टैलेंट असल में मौका और जेनेटिक्स का चौराहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। जीन्स हमें एक रेंज देते हैं, एक सीमा, ठीक है, लेकिन उस सीमा के अंदर हम कहाँ पहुंचेंगे ये काफी हद तक पर्यावरण तय करता है। और यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो सिर्फ आधा किस्सा है। असली कहानी तो उस दुनिया में लिखी जाती है जिसमें बच्चा जीता है। बिल्कुल। ये दुनिया यानी पर्यावरण आखिर है क्या चीज? इसमें क्या क्या शामिल होता है? सिर्फ घर और स्कूल? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। मनोवैज्ञानिक इसे कई परतों में देखते हैं। सबसे पहली परत है भौतिक पर्यावरण। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, वहीं घर का माहौल, मौसम। हाँ, आसपास का मौसम। फिर आती है सामाजिक परत, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, स्कूल।
इसके बाद है सांस्कृतिक परत, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य। हाँ, और एक बहुत जरूरी परत है भावनात्मक। पर्यावरण हमें कितना प्यार और सुरक्षा मिलती है, हमें कितना प्रोत्साहित किया जाता है या कितना डराया जाता है, ये सारी परतें मिलकर उस जेनेटिक ब्लूप्रिंट पर काम करती हैं। और जाहिर है इसका असर बहुत गहरा होता होगा। नोट्स में जिक्र है कि एक सकारात्मक माहौल आत्मविश्वास और सीखने की ललक पैदा करता है। बिल्कुल, जहां बच्चे को प्यार मिलता है, उसके सवालों को सुना जाता है, उसे गलतियां करने की आज़ादी होती है, वहां वो खुलकर विकसित होता है। वहीं एक नकारात्मक माहौल जहां लगातार डर हो, उपेक्षा हो या हिंसा हो, बच्चे के विकास को रोक सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ही तरह के दो बीज लिए जाएं। एक को उपजाऊ जमीन, खाद, पानी और धूप में बोया जाए और दूसरे को बंजर पथरीली जमीन पर फेंक दिया जाए। हाँ, दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। पर्यावरण वही जमीन है। ये सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? हमने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जहां बहुत मुश्किल हालात से निकलकर लोग बेहद कामयाब हुए हैं। क्या एक मुश्किल माहौल कभी-कभी इंसान को मजबूत नहीं बनाता, जिसे हम एडवर्सिटी कहते हैं? क्या उसकी कोई भूमिका नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। कुछ हद तक चुनौतियों का सामना करना इंसान में लचीलापन या रेजिलियंस पैदा करता है। सही। लेकिन यहाँ एक सीमा है। एक है चुनौती भरा माहौल जो आपको मजबूत बनाता है और एक है विषाक्त या टॉक्सिक माहौल जो आपको तोड़ देता है। क्या फर्क है दोनों में? जहां बच्चे के सिर पर छत नहीं, खाने को रोटी नहीं और कोई भावनात्मक सहारा नहीं, वहां विकास की उम्मीद करना मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में लगातार बना रहने वाला नकारात्मक माहौल बच्चे की क्षमताओं को दबा देता है, निखारता नहीं। तो वो लोग जो कामयाब होते हैं, वो कुछ लोग जो ऐसे परिस्थितियों से निकलकर कामयाब होते हैं, वो अपवाद हैं, नियम नहीं। और अक्सर उनके जीवन में कोई ना कोई एक सकारात्मक तत्व जरूर होता है। शायद कोई एक टीचर, कोई दोस्त या उनका अपना अंदरूनी जज्बा। सही बात है। और ये हमें उस सदियों पुरानी बहस पर ले आता है, नेचर बनाम नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। ज्यादा ताकतवर कौन है? नोट्स में गैल्टन और वॉटसन जैसे मनोवैज्ञानिकों के विचारों का जिक्र है जो दो अलग अलग छोर पर खड़े दिखते हैं। हाँ, ये इस फील्ड की क्लासिक बहस है। एक तरफ फ्रांसिस गैल्टन जैसे लोग थे जो मानते थे कि वंशानुक्रम ही सब कुछ है। सब कुछ? हाँ, उनका कहना था कि बुद्धि, प्रतिभा और महानता ये सब परिवारों में चलती है। अगर आपके माता पिता बुद्धिमान हैं तो आप भी होंगे। उन्होंने पर्यावरण की भूमिका को लगभग नजरअंदाज कर दिया। और दूसरी तरफ थे वॉटसन, जिनका मशहूर दावा था कि उन्हें कोई भी 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। हाँ, वो बहुत मशहूर कथन है। और वो उनमें से किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, डॉक्टर, वकील, कलाकार, यहाँ तक कि चोर भी, सिर्फ उनके माहौल को नियंत्रित करके। वो तो जीन्स की भूमिका को लगभग नकार ही रहे थे। बिल्कुल, ये दोनों ही कह सकते हैं अतिवादी विचार थे। गैल्टन का नजरिया एक तरह के जेनेटिक डिटर्मिनिज्म को बढ़ावा देता है, मतलब सब कुछ पहले से तय है। और वॉटसन का नजरिया ये कहता है कि इंसान एक कोरी स्लेट की तरह है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन आज की आधुनिक समझ इन दोनों छोरों के बीच में है। तो आज हम क्या मानते हैं? क्या ये 50-50 का मामला है? देखिए, आज के मनोवैज्ञानिक ये सवाल ही नहीं पूछते कि कौन ज्यादा जरूरी है। ये पूछना वैसा ही है जैसे ये पूछा जाए कि किसी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई ज्यादा जरूरी है या चौड़ाई। अच्छा, दोनों ही जरूरी हैं। दोनों के बिना क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता। आज का नजरिया यह है कि विकास इन दोनों का गुणनफल है। इसे एक फॉर्मूले की तरह समझा जा सकता है। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू पर्यावरण। ये गुणा का निशान यहाँ बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि ये जुड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को गुणा करते हैं। लेकिन अगर ये गुणा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे माहौल में भी अगर किसी की जेनेटिक क्षमता 0 के करीब है तो नतीजा 0 ही होगा। क्या ये थोड़ा निराशाजनक नहीं लगता? सैद्धांतिक रूप से आपकी बात सही है। अगर किसी एक की वैल्यू 0 हो तो नतीजा 0 होगा। लेकिन असल जिंदगी में किसी भी इंसान की क्षमता 0 नहीं होती। अच्छा। हर किसी को एक शुरुआती बिंदु मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि किसी को जेनेटिक रूप से बेहतर शुरुआती बिंदु मिल सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला हमें ये भी बताता है कि चाहे जेनेटिक क्षमता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर पर्यावरण 0 है, यानी कोई अवसर, कोई पोषण, कोई प्रेरणा नहीं है, तो भी नतीजा 0 ही होगा। असल में ये फॉर्मूला हमें दोनों की अहमियत बराबर दिखाता है। कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता।
और इन नोट्स की खास बात यह है कि इसमें भारतीय संदर्भ को भी शामिल किया गया है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। क्योंकि ये सारे सिद्धांत पश्चिमी समाजों को ध्यान में रखकर बने हैं, लेकिन भारत में तो पर्यावरण की परतें बहुत अलग और जटिल हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर्यावरण के मायने बदल जाते हैं, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली। जॉइंट फैमिली। हाँ, पश्चिम में एकल परिवार आम है। एक संयुक्त परिवार में पले बड़े बच्चे का सामाजिक विकास बहुत अलग तरीके से हो सकता है। उसे शेयर करना, बड़ों का सम्मान करना और कई लोगों के साथ एडजस्ट करना बचपन से ही आ जाता है। हाँ। ये उसका सामाजिक फिनोटाइप है। लेकिन हो सकता है कि उसे व्यक्तिगत ध्यान कम मिले, जो उसके एकेडमिक विकास पर असर डाल सकता है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, गरीबी भी एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय फैक्टर है। नोट्स में इसका जिक्र है, लेकिन इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। भारत में गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये अवसरों की कमी है। सोचिए एक बच्ची के बारे में जो एक दूर दराज के गांव में रहती है। ठीक है। उसके जीन्स में एक शानदार वैज्ञानिक बनने की पूरी क्षमता है। उसका जीनोटाइप उसे वो संभावना देता है, लेकिन उसका पर्यावरण उसे क्या देता है? क्या? कुपोषण, जिससे उसके दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता। एक ऐसा स्कूल जहां टीचर ही नहीं आते, और घर का ऐसा माहौल जहां उसे जल्दी स्कूल छोड़कर घर के काम या खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ उसका शानदार जीनोटाइप एक क्रूर पर्यावरण के नीचे दब कर रह गया। लैंगिक भेदभाव भी तो इसी तरह काम करता होगा, जहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए माहौल ही अलग बना दिया जाता है। बिल्कुल। एक ही घर में एक ही माता पिता के बच्चे होने के बावजूद लड़के और लड़की का पर्यावरण जमीन आसमान जितना अलग हो सकता है। लड़के को बेहतर खाना, स्कूल के बाद खेलने की आज़ादी और आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलता है। लड़की को घर के काम, कम पोषण और ये सीख मिलती है कि उसकी दुनिया घर की चारदीवारी तक ही सीमित है। तो दोनों की जेनेटिक क्षमता भले ही बराबर हो, लेकिन उनके फिनोटाइप, यानी जो वो बनकर उभरेंगे, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। ये भारतीय संदर्भ की वो परतें हैं जो विकास के इस समीकरण को और भी ज्यादा जटिल बना देती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां सामाजिक और आर्थिक कारक इतने हावी हैं, एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? क्या वो इस जटिल समीकरण में सच में कोई बदलाव ला सकता है? जरूर। स्कूल का माहौल घर के और समाज के माहौल पर कितना भारी पड़ सकता है। यहीं पर एक शिक्षक की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अच्छा शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, वो एक तरह का पर्यावरण निर्माता होता है। पर्यावरण निर्माता, ये दिलचस्प है। हाँ, बच्चा दिन का एक बड़ा हिस्सा स्कूल में गुजारता है। वो क्लासरूम उस बच्चे के लिए एक वैकल्पिक दुनिया बन सकता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले एक अच्छा शिक्षक बच्चे की प्राकृतिक क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करता है, जो उसे वंशानुक्रम से मिली हैं। वो देखता है कि कौन सा बच्चा मैथ्स में तेज है, कौन कला में अच्छा है और कौन कहानियां सुनाने में। फिर वो क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर बच्चे को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। एक सुरक्षित और प्रेरक जगह। हाँ, जो शायद उस बच्चे को घर पर नहीं मिलती। वो उस दबी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए एक अनुकूल मौसम तैयार करता है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें घर से मजबूत आधार नहीं मिला। बिल्कुल। शिक्षक उन बच्चों के लिए एक उम्मीद बन सकता है। वो उस गरीब बच्ची को, जिसमें वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, एक एक्स्ट्रा किताब दे सकता है, उसे किसी स्कॉलरशिप के बारे में बता सकता है। अच्छा। वो उस लड़की को, जिसे घर पर कहा जाता है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, क्लास में सबसे मुश्किल सवाल हल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है? नहीं, उनका काम अवसर की समानता पैदा करना है। वो हर बीज को खिलने का एक बराबर मौका देने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी जमीन से आया हो। वो एक तरह से पर्यावरण के अन्याय को संतुलित करने का काम करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि हमें कोई एक चीज नहीं बनाती। न सिर्फ हमारे जीन्स, न सिर्फ हमारा माहौल, हम इन दोनों के एक मजेदार और कभी-कभी उलझे हुए कॉकटेल का नतीजा है। वंशानुक्रम वो रेसिपी बुक है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, और पर्यावरण वो शेफ है जो उस रेसिपी को अपने तरीके से बनाता है। बहुत खूब कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? अगर विकास सच में वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल है, और हम ये भी मानते हैं कि पर्यावरण में बहुत असमानता है, तो क्या हम कभी भी किसी व्यक्ति की असली क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं? हो सकता है जिसे हम कम प्रतिभाशाली मान रहे हों, वो असल में सिर्फ कम अवसर वाला व्यक्ति हो। तो एक समाज के तौर पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? पहले से मौजूद क्षमताओं को सिर्फ खोजना और उन्हें आगे बढ़ाना, या फिर ऐसे अवसरों का निर्माण करना जो हर किसी के अंदर छिपी अनछुई क्षमता को बाहर ला सकें?